हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। आज कंप्लीट कर देंगे सॉल्यूशन को, ठीक है, अच्छे से। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? सॉल्यूशन का लॉज पढ़ चुके थे, लॉज ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा कोई पढ़ाता नहीं है, मतलब कि ऐसे लिख दे रहे हैं हम। सर 3 लॉ पढ़े थे, DHR। क्या क्या पढ़े थे? डाल्टन, हेनरी, राउट्स। राउट्स में हम लोग राउट्स लॉ किसके लिए पढ़े थे? लिक्विड इन लिक्विड। किसके लिए पढ़े थे? लिक्विड एंड लिक्विड के बारे में पढ़े थे ना। लिक्विड, जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिलता है तो इसका एक फॉर्मूला भी बताए थे कि P, इसमें 2 होते हैं, P पार्शियल प्योर A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है। PB प्योर वाटर वेपर प्रेशर ऑफ, प्रेशर है B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1 होता है। मोल फ्रैक्शन जब दो सॉल्वेंट को मिलाया जाए उसमें निकालते हैं। इतना पढ़ा चुके हैं। अब इसी का डाल्टन्स का जो आया था फॉर्मूला P टोटल, उसका 2 फॉर्म होते हैं। ये तो लिक्विड है, एक वाटर फेज में आता है, वाटर फेज में, इन वेपर फेज में। वेपर फेज में इसी का राउट्स लॉ का फॉर्मूला लिखने के लिए आएगा। मतलब मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि वाटर फेज में निकालो, वो तो लिक्विड फेज में हम निकलवाए थे, बताए थे आप लोग को। मान लीजिए कि कह दे कि इन किसमें? वेपर फेज में, राउट्स लॉ। राउट्स लॉ, इफ वेपर फेज में दे तो राउट्स लॉ अगर वेपर फेज में दे, वो तो हम लोग लिक्विड फेज में निकाले थे। वेपर फेज में दे तो वेपर फेज में क्या हो जाएगा? YA इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय P टोटल, ठीक है। इतना समझ गया है? जिस चीज का निकालना है उसका। तो हम लोग क्या बताए थे? A का क्या कैसे लिख सकते हैं? प्योर A का प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ A। P टोटल को कैसे लिख सकते हैं? B टोटल को कैसे बताए थे? P टोटल को लिख सकते हैं P इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ, प्योर नहीं, प्योर फॉर्म में नहीं, ऐसे भी नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है, सॉरी। अब इसका प्योर फॉर्म लिखेंगे तो प्योर ऑफ A वाटर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस प्योर ऑफ फॉर्म ऑफ B इन वाटर फेज में और मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है। इसको नोट यहाँ कर लिया, टोटल में लिख सकते हैं P का प्योर A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस प्योर B, प्योर है एकदम प्योर, इसमें कुछ नहीं मिलावट है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है। और Y के फॉर्म में निकालना है, मतलब दूसरे के A का निकालने के लिए दे दिया, और कहेगा B का पूछेगा तो B में कैसे निकलेगा? B के लिए ऊपर में जो दिया रहेगा उसी का B, और नीचे में P टोटल। तो प्योर फॉर्म ऑफ B वाटर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ A डिवाइडेड बाय, दोनों में सेम रहेगा, प्योर फॉर्म ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्योर फॉर्म ऑफ B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है लिक्विड फेज वाला, एकदम अच्छे से जाके देख लीजिए। इतना पहले नोट कीजिए। ठीक है। वेपर प्रेशर, इसको कहते हैं वेपर प्रेशर, वेपर का प्रेशर। वेपर प्रेशर जैसे 2 मॉलिक्यूल्स हुआ CO2, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड होगा। तो
इसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। इन दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए एक लिक्विड में दो गैस मिला दिया, मान लीजिए एक गैस बना है और बी एक गैस मिला है लिक्विड में, ठीक है। जितना हम इसको हीट करेंगे उतना इसका वेपर प्रेशर बनेगा। कंसेप्चुअली समझिए, अगर जितना हीट देंगे उतना हमारा वेपर फॉर्म में ऊपर जाएगा, और ऊपर फॉर्म जाने के लिए नीचे से प्रेशर कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा। समझ रहे हैं। अगर हम वेपर प्रेशर कैसे कैसे करेंगे कि टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम कोई भी गर्म पानी को मतलब गर्म पानी कह रहे हैं सॉरी, कोई भी कोल्ड वाटर को हीट जब करते हैं तो हमारा हीट जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं और हीट देते हैं और हीट देते हैं और हीट देते हैं, तो हीट से क्या होता है, जो उसका देख लें रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ, तो हीट से क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स तो वीक तो होते ही हैं, अंदर में बॉन्ड टूटेंगे तब ना वाटर वेपर, और प्रेशर क्या हो रहा है एकदम ज़्यादा लग रहा है तब ना वेपर फेज में उड़ रहा है हमारा गैस बन के। समझ रहे हैं। इसलिए नोट कर लिए इतना, वेपर फेज के लिए है। और इसका दूसरा फॉर्म बता चुके हैं हम, लिक्विड फेज में पहले लिखवा चुके हैं, इस चैनल पे अपलोड हो चुका है सॉल्यूशन पार्ट 1, उसमें हर बेसिक से है, मगर न्यूमेरिकल नहीं करा पाए उसके लिए सॉरी, मतलब हम बता देंगे किस टाइप से न्यूमेरिकल देगा। ये कम देता है, ये ज़्यादा नहीं देता है, समझ में आया, ये ज़्यादा नहीं देता है। इतना पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। जो सॉल्यूशन होता है उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं, आयंस के नंबर पे। एक मिनट रुकिए, इतनी गर्मी लग रही है ना, क्या होता है फैन ऑफ करके रिकॉर्ड करना पड़ता है कि आवाज़ ना आए आप लोग के चलते हैं। क्या बताएं यार, यही ज़िंदगी है, स्ट्रगलिंग करना सीखना चाहिए। कभी फालतू का मत बैठो ज़िंदगी में, ठीक है। सब रास्ते बंद होते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ रास्ते खुलते हैं, गॉड आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खोलते हैं, इसलिए डोंट वरी। अब क्या करें, गर्मी है तो गर्मी है, गर्मी तो सहना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। अब पढ़ाना मेरा तो अच्छा हैबिट भी है, हॉबी है समझ लो, हैबिट हॉबी जो समझना। चलिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर्स पे डिपेंड करते हैं, इस पे नंबर डिपेंडेंट, DEPENDENT, नंबर डिपेंडेंट, ठीक है, नंबर पे डिपेंड करते हैं। तो उसमें 4 टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम कह सकते हैं RLVP, इसको क्या कह सकते हैं, RLVP शॉर्ट में। इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में कितने बॉइलिंग, कितना टेम्परेचर देना है कितना नहीं, उसके बारे में है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब वो डिप्रेशन मत समझ जाना है, कोई ब्रेकअप किया तो डिप्रेशन में चलेगा, अरे भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन होता है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट, और एक होता है रिलेटिव क्वांटिटी, जिससे रिलेट किया। एब्सोल्यूट मतलब कि एक नेचुरल फिनोमिना के बारे में बताया, तो ये रिलेटिव क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी, ठीक है। और ये क्या है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट क्वांटिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट क्वांटिटी। अब इस चारों के बारे में पढ़ना है, इसका फॉर्मूला होते हैं, इस चारों के बारे में हमको पढ़ना है। रिलेटिव इन वेपर प्रेशर, इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसको कैसे कैसे डिनोट किया जाता है, इन चारों के बारे में भी पढ़ना है। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, क्वालिफिकेटिव प्रॉपर्टी नंबर पर डिपेंड करता है,
उसके 4 पार्ट होते हैं, मतलब 4 होते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। रिलेशन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेसिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ये रिलेटिव मतलब रिलेटिव क्वांटिटी मतलब एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, मतलब ये इस पर डिपेंडेंट होगा, ये इस पर डिपेंड। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कि एब्सोल्यूट मतलब नॉन डिपेंडेबल, किसी पर डिपेंड ही नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना एब्सोल्यूट और रिलेटिव में, ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव में ही। और मैं आप लोग से हमेशा कह रहा हूँ कि चैनल को ग्रो करवाएं, कम से कम 50 सब्सक्राइबर हमारा करवा दे यार ठीक है, क्योंकि उसमें फिर लाइव आने लगेगा, लाइव आएगा तो मज़ा आएगा। ऐसे वो ऑफलाइन लेने में थोड़ा रहता है कि हाँ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं आप लोग से। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इतना नोट कर लीजिए। ये रिलेटिव क्वांटिटी होता है, ये एब्सोल्यूट होता है। आज चैप्टर कंप्लीट करना है चाहे कोई भी कीमत पे है, पहले नोट कीजिए इतना। चलिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये भी इस पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट। और नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब इवोपरेट, वोलाटाइल मतलब जो इवोपरेट हो जाए, मतलब कि जो किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में जाकर उड़ जाए, उसको कहते हैं वोलाटाइल। और जो ना उड़े उसको कहते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट को बताए थे क्या होता है आपको, जिसको मिलाया जाए किस में, सॉल्वेंट में। तो इसको क्या बोलते हैं, सेम डिट्टो वही राउट्स लॉ जैसा पढ़ाया है ना, उसी तरीके से कि अगर उसमें अगर हम कोई भी दो नेचुरल लिक्विड में कोई भी दो गैस को मिलाए, लिक्विड में लिक्विड को मिलाए, तो उसका पहले का लिक्विड दूसरे के लिक्विड में, मतलब पहले का लिक्विड का कितना पार्शियल प्रेशर होगा, मतलब पहले कितना था, प्योर फॉर्म में कितना होगा। तो इसको कहते हैं, ये तो प्योर फॉर्म है, ये तो जान गए, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। रुक जाइए एक मिनट, ठीक है, समझिएगा, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, ठीक है। और इसको कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो लिक्विड है, इन सॉल्यूशन, ठीक है, वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में तो दोनों चीज मिला है, दोनों लिक्विड मिला है, समझ रहे हैं ना। तो ये पार्शियल मतलब पार्शियल, और ये प्योर फॉर्म में कितना होगा अकॉर्डिंग टू। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या कहता है कि डेल्टा, जब भी डेल्टा आ जाए ना तो इनिशियल माइनस फाइनल होता है। तो पहले इनिशियली कैसा था, मतलब पहले तो प्योर फॉर्म में होगा ना, जैसे कि कोई दो लिक्विड को मिला है तो पहला उसका ओरिजिनल फॉर्म होगा, तो दोनों को मिलाने के बाद अगर ओरिजिनल फॉर्म, जैसे मान लीजिए ए है बी है, ठीक है, ए को मिला है बी को मिला है, ठीक है। पहले तो ए तो अपना आइडेंटिटी तो नहीं खोया है ना, पहले तो ए गोला ही था ना। जब इसमें मिला ए और बी दोनों लिक्विड मिले, तो अब इसमें से लिक्विड में से बताना है कि हमको इसका प्योर फॉर्म क्या है। प्योर फॉर्म किससे पता चलेगा, वेपर फेज से पता चलेगा। तो ये रिलेटिव लोअरिंग पॉइंट पहले कौन सा फॉर्म में था, प्योर फॉर्म में, फिर क्या हो गया इनिशियली, फिर डिवाइडेड बाय प्योर फॉर्म। और किस अगर दो लिक्विड को, सॉरी एक्स नहीं है, मोल फ्रैक्शन है, सॉरी मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही मोलैलिटी में जो 1000 m होना चाहिए और फिर 100,000 d बाई मोलरिटी बाई मोलिकुलर मास, ये होता है फॉर्मूला। जब डेंसिटी दिया रहेगा तो यहाँ पे x हम कर दिए, तो वो x नहीं होगा, ठीक है, देख लीजिएगा, इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है पार्ट 1 सॉल्यूशन में। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन दो ऑब्जेक्ट के लिए, तो हमको एक का निकालना है, मतलब जिसके बारे में पूछ रहा है उसके बारे में निकालना है। तो मतलब इसके अगेंस्ट, इसके अपेक्षा में मोल फ्रैक्शन हमारा 2 था, 2 दिया हुआ है, मान लीजिए हाँ 2 दिया है, 2 के कंपेरिजन में, क्योंकि हम निकाले थे ना मोल फ्रैक्शन इसमें, कि जब भी हमारा मोल फ्रैक्शन निकलता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के रिस्पेक्ट में निकलता है। हमारे यहाँ प्योर फॉर्म रहता है, ये पहले लेक्चर में करके निकलवा दिए हैं, देख लीजिएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो किस तरीके से, ए और बी माइनस होगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आप लोग को खुद निकालना है, निकाल लीजिएगा राउट्स लॉ से। तो
जब इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं तो मोल फ्रैक्शन किसका निकलता है, दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकलता है। तो उसका नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, N1 प्लस N2 का मोल फ्रैक्शन, ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वाटर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, स्टार लगा के इसको याद कर लीजिए। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और ये प्योर फॉर्म रहता है, ये मोल है, जिस चीज़ का निकालना उसका मोल लेते हैं, मगर जब रिलेटिव निकालते हैं तो मोल हमारा चेंज हो जाता है। निकलवाए थे एकदम पूरा इजी वे में हम निकलवाए हैं, जा किसी चैनल पे देखिएगा। ठीक है, इतना नोट कर लिए, मिटा रहे हैं, नोट कर लिए इतना। हाँ, इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैं पीपीटी से देख के नहीं पढ़ाता हूँ, मैं अपने मन से पढ़ाता हूँ, इतना हमको याद हो गया। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट छूट जाता है तो कॉपी से देखता हूँ, नहीं तो ऐसे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा याद ही है। तो ये इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में जो इवोल्यूशन पॉइंट होता है उसके टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी इंटू कैप स्मॉल एम। स्मॉल एम किसको बताता है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है भाई, मोलैलिटी क्या होता है, सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है ना, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, इसी पे डिपेंड करता है। अब इतना भी नहीं बताएंगे आप लोग को, याद करिए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कैसे, टी बी इंटू नंबर्स ऑफ मोल्स। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोलवेंट इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ऊपर वाले को हमेशा क्या मानते हैं, ट्यूब, इसको क्या मानते हैं, वेन। ठीक, डेल्टा टी, टेम्परेचर केल्विन मिलेंगे, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। ठीक है, तो इसका टीबी ये दिया रहेगा, टीबी तुमको देगा टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हाँ इंटू W2 बाई M2 इंटू वेट W1 बाई जब ग्राम में, ये लिख लीजिए। और मान लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत एकदम दिमाग लगाना पड़ता है, इतना इजी वे में कोई नहीं बताएगा। जिसको तुम मिला रहे हो, जिसको मिला रहे हो, एम का ट्रिक है ये, एम के ठीक है, जिसको मिला रहे हो, किसमें, जिसमें मिला रहे हो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे देता है कि उसमें 2 मास देगा, तो आप सोचेंगे करी कैसे कैसे, तो उसमें देखो नंबर ऑफ मोल्स किस पे डिपेंड करता है, जो तुम्हारा गिवन मास दिया रहेगा और उसी मोलर मास का मतलब एटम का मास, एटम एलिमेंट का मास दिया रहेगा, तो उसी को लेते हैं हम
अपने मन से कुछ नहीं लेंगे, समझ में आया, मोल्स ऊपर वाला। इसीलिए जिसको मिला रहे हो, किसको मिला रहे हो, कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाए, सोडियम सल्फेट हो जाए, और क्या हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाए, यूरिक एसिड हो जाए, किसमें मिला रहे हो, पानी में नहीं मिलाओगे, मतलब कोई और अनदर सब्सटेंस लिक्विड का हो उसमें मिला रहे हो तो उसका वेट ले लेंगे। अगर वो ग्राम में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, लिख लीजिए। अब तो और पॉइंट बचता है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बचेगा हॉन्ट ऑफ फैक्टर और फिर आइडियल नॉन आइडियल, बस हो गया उसका ग्राफ, फिर चैप्टर कंप्लीट। पहले नोट कर लिया इतना। ठीक है, नोट कर लिया। अरे एक चीज़ मैं गलती बता दिया कि जैसे डेल्टा टी बी है ना, यहाँ पे के बी होगा, के बी कर लीजिएगा बस, के कर दे, के और बी कर दीजिए वहाँ, के बी एम हो जाएगा। ठीक है, के साथ एम होगा, वहाँ टी बी लिख दिए हैं, वो गलती की, ये होता है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फैक्टर दिया है, ये टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी बाई एम, कांस्टेंट यूज किया जाता है, ये होगा। समझ में आया? इसको स्टार लगा कर नोट कर लीजिए। अब इसको बता रहे हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट के एफ इंटू एम, के एम, तो सेम ऐसी डिटो सब फॉर्मूला वही है, के एफ इंटू कितना हो जाएगा, W2 बाई M1 इंटू M2 इंटू 1000 बाई W1, तो डेल्टा TF हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट में, ये भी लिख लीजिए, ये स्टार लगा के, और KF इंटू W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1, इसका भी वही है, जिसको मिला रहे हैं, जिसमें मिला रहे हैं। और ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, टीबी की जगह लिखना है भाई, टीबी की जगह कर दिए के बी, बस और क्या, के एम के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है ना, इसलिए एम के एल्बर्ट भी तो है, देख लीजिए, नोट भी याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें क्या आता है कि जो फाइनल आंसर आएगा ना तो उसको माइनस करना रहता है, ठीक है, माइनस करना रहता है, वो क्वेश्चन में देगा, आप समझ जाइएगा। ठीक है, नोट कर लिए, इसको मिटा दें। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एब्सोल्यूट क्वांटिटी जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, और कंसंट्रेशन होता है कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं पाई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन ए इंटू आर इंटू टी। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, देखते जाइए, नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं गिवन मास, कुछ भी लिख लो, वेट लिख लो, M2, जो भी अपने मन से अपना, हम लोग तो यही लिखते आ रहे थे, यही लिखेंगे, वेट और मास, एटॉमिक वेट, जो भी लिखना है अपने तरीके से लिख लो, मगर नीचे में एटॉमिक वेट होगा ये, तो जो लिखते आ रहे हैं वही लिख रहे हैं, ये हो जाएगा गिवन मास, ये क्या हो जाएगा M2 एटॉमिक नंबर, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास, ठीक है, इंटू 1/v इंटू आर इंटू टी। अगर ml में दिया रहेगा तो कैसे लिखेंगे, W2 M2 इंटू 1000/v इंटू आर इंटू टी, ये फॉर्मूला हो गया। इसको मोलर मास लिख लिए, नोट कर लीजिए, इसको मिटा दे रहा है, तो पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू
W2 by M2 into 1000 वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू R इंटू T, ठीक है। और टेम्परेचर किस में लेना है, 3 केल्विन, 3 केल्विन, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। सब फॉर्मूला बेस है, फिजिकल पूरा फॉर्मूला बेस ही होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है। आपको क्वेश्चन में देगा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है पाई इक्वल टू CRT से। और C जो देगा, C क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है मोल्स बाई वॉल्यूम, ठीक है, मोल बाई वॉल्यूम होता है, इतना नोट कर लीजिए। और मोल तो आपको कब क्या निकालना सिखा दिए हैं इसी चैप्टर में, इसी चैप्टर का है, इसी चैनल पे मोल से एकदम बहुत बेसिक से पढ़ा चुके हैं, जाकर देखिए, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं वन हाफ फैक्टर से। वन हाफ फैक्टर इस पे ही डिपेंड करता है, बस उसमें 2 कंडीशन आता है, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बस जो आयंस टूटता है, जैसे NaCl को तोड़ रहे हैं, NaCl को तोड़ रहे हैं, Na+Cl, ये जब टूटता है तो वन हाफ फैक्टर इसी पे काम करता है कि आयंस में टूटने का, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, इसको अभी मिटाने वाले हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। वन हाफ फैक्टर, वन हाफ फैक्टर की जरूरत कब पड़ी, जैसे कि एक लिक्विड में 2 आयंस को मिलाया गया, तो एक स्ट्रॉन्ग आयंस को मिलाया गया, एक वीक आयंस को मिलाया गया, तो उसमें बताया गया कि डिसोसिएशन मतलब टूटना, और एसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब डिवाइड होना, अलग अलग होना, एसोसिएशन मतलब जुड़ना। ठीक है, तो जब हम लिक्विड में 2 आयंस को डालें, एक वीक को डालें, एक स्ट्रॉन्ग को डालें, तो उसमें हमको पता करना था, ये सब हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे ही काम करता है। समझ में आया ना? नोट इन माय पॉइंट, लिख लें। यस, वन हाफ फैक्टर हमारा सब उसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे ही काम करता है। तो स्ट्रॉन्ग में क्या हुआ, जब हमारा 2 आयंस टूटा, तो नंबर ऑफ, ये जो निकालते हैं वन हाफ फैक्टर को I से डिनोट करते हैं, तो इसमें नंबर 2 हिस्से में जो टूटा उसको निकालने के लिए गैस का हमेशा फॉर्म रहता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, और गैस के फॉर्म में, किस फॉर्म को, गैस के फॉर्म में, मतलब जो आयंस दिया रहेगा उस पर कितने चार्ज लेंगे उसके फॉर्म में। तो डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है कि I = N, और तुम्हारा I = 1/N हो जाता है एसोसिएशन के लिए, और वीक के लिए हो जाता है तुम्हारा I वीक जब रहेगा तो ये हो जाएगा ये, और X अल्फा फैक्टर, इसको कहते हैं अल्फा फैक्टर, कि हमारा कितने परसेंट में घुला, कितने परसेंट में नहीं घुला, उसको 100% से डिवाइड करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब जितने भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा है, जैसे कोई भी ले लीजिए, इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट ले लीजिए, तो क्या पढ़ा है, PB = KBM, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे चेंज करना है कोलिगेटिव जो वन हाफ फैक्टर यूज हो जाएगा, आयंस यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे आयंस का फॉर्मूला हो जाएगा ये। फिर तीसरा था आपका रिलेटिव बॉइलिंग पॉइंट में नहीं होता है, सिर्फ ये 3 चीज में होता है। अब एक था फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्या हो जाएगा IKFM। एक था ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई = CRT, इसमें भी समझ में, ये वन हाफ फैक्टर का ये फॉर्मूला हो गया। ये सब इसी पर डिपेंड करता है, नोट कर लिए, ये भी नोट कर लिए एकदम, एक ही चीज याद कर लिए, उसके आगे आई लगा दीजिए। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है, आइडियल नॉन आइडियल, उसको पढ़ाते हैं, फिर चैप्टर समाप्त। फिर जहाँ से मन करे वहाँ से क्वेश्चन निकाल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा।
पूरा हद बेसिक से पढ़ा है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, इसको मिटा दे, मिटा दे। वन टॉप जब लग जाता है तो आयंस डिपेंडेंट हो जाता है, समझ में आया? वन टॉप मतलब समझ लीजिए कि आयंस का टूटने वाला, ठीक है। होता है टाइप्स ऑफ आइडियल, नॉन आइडियल है ना, टाइप्स ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ, ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका ग्राफ बनता है, ग्राफ बता रहे हैं, एक मिनट। देखिए आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल मतलब ओबे द राउट्स लॉ, ये आइडियल सॉल्यूशन होता है जो राउट्स लॉ को फॉलो करे। तो मोल फ्रैक्शन मान लीजिए दो टाइप, मोल फ्रैक्शन दो के लिए होता है। तो मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक टाइम में तो एक ही ना हाईएस्ट वैल्यू पे जाएगा। इसको मान लीजिए 1, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया हाईएस्ट वैल्यू पे, और ये क्या हो रहा है 0, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 है ना, यहाँ पे तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यहाँ से स्टार्ट हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1, हाईएस्ट नंबर 1 होता है दोनों को मिलाने के बाद, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन में एक नॉर्मल जो ग्राफ बनता है ऐसे बनता है, एक मैक्सिमा एक मिनिमा, एक मैक्सिमा एक मिनिमा। तो आइडियल में जो ग्राफ डॉट डॉट का जाता है, जब कोई आइडियल सॉल्यूशन आ जाता है तो हमारा जो ग्राफ होता है वो नीचे की तरफ हो जाता है, समझ में आया ना। और नॉन आइडियल में और बढ़ जाता है, इधर हमेशा रहेगा वेपर फेज, इधर होगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ से मैक्सिमम स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मिनिमम। इसमें क्या रहता है, इसमें ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब बढ़ के जाएगा, बढ़ जाता है, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, यहाँ से ऐसे जोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो इसके नीचे से हमारा जाएगा, समझ में आया ना। आइडियल में जो आइडियल सॉल्यूशन मिलाएंगे तो ग्राफ को नीचे की तरफ दबाएगा, और नॉन आइडियल में, नॉन आइडियल which is not obey the Raoult's law, not obey the Raoult's law, समझ में आया। ये ओबे करता है, ओबे, ये नहीं करता है। तो ये क्या करता है, नॉट ओबे तो अपना मनमर्जी करता है, और जो ओबे करेगा ये तो नॉर्मल है भाई, यहाँ से यहाँ तक तो नॉर्मल है ना, ये ग्राफ तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल से नीचे ही जाएगा ना, ओबे करेगा तो इससे हाईएस्ट नहीं जाएगा। और जो ओबे नहीं करेगा, ओबे जब बात ही नहीं मानोगे अपने, जैसे मान लो कि गार्जियन है, गार्जियन का तुम बात ही नहीं मानोगे तो जो मन चाहे वो कम करोगे, और जब गार्जियन का बात मानोगे, पेरेंट्स का बात मानोगे, तो जैसे कहेंगे, देख रहे हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ, वो जैसे बोलेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा, दब के रहना पड़ेगा। तो इसमें नोट कर लीजिए, ग्राफ इसमें दबता है, इसमें बढ़ता है। इसमें कंडीशन भी है, 2-3 कंडीशन है, उसको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इतना प्रो। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि टोटल प्रेशर से
जो दो मिलाते हैं वो प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा। जो आइडियल होता है, जैसे पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स आपके आइडियल हैं, मतलब मान लीजिए कि वो सबसे ऊपर रहेंगे, तो जो सबसे ऊपर रहेगा वो टोटल हो गया, मतलब कि सबसे लीडर हो गया, वही सब चीज़ कर रहे हैं ना, घर का खर्चा वर्चा सब चला रहे हैं, तो लीडर हो गए, तो टोटल हमेशा बड़ा होगा। टोटल इज ग्रेटर देन, चाहे जितना भी इक्वेशन जितना, ये पॉजिटिव डेविएशन देता है। DEVATION डेविएशन। और ये क्या देता है, नेगेटिव डेविएशन देता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है। और इसमें वही कंडीशन है दोनों। और ये होता है आपका डेल्टा ई इंथैल्पी, और ये वॉल्यूम होता है, इंट्रोपी होता है, आगे पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी भी होता है, ठीक है। इसके बारे में बस ये चीज़ पॉजिटिव होता है दोनों में, डेल्टा एस पॉजिटिव, ठीक है। और बाकी नेगेटिव में सब चीज़ नेगेटिव हो जाएगा। आइए मनमानी कर रहा तभी ना ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर मनमानी नहीं करता ग्राफ नीचे की तरफ आता है, समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए इतना। और एक तो बचा है एक थोड़ा आइडियल इक्वेशन, उसको बता दे रहे हैं, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, पूछता है भारत हमारे लिए क्या किए, तो क्या किए देखिए, ओबे द राउट लॉ, नॉट ओबे द राउट लॉ, ठीक है, नोट करिए इतना। आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच एंथैल्पी, एंट्रोपी, Vmax 0 होता है। और आइडियल मतलब कि जो ओबे द राउट लॉ, और आइडियल सॉल्यूशन होता है जो राउट लॉ का लिखा है ना, प्योर है मोल फ्रैक्शन ऑफ प्लस प्योर बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, प्योर बी मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये आइडियल सॉल्यूशन होता है, which is obey the राउट्स लॉ। राउट लॉ क्या बोलता है, लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन, इसमें इंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब आपका पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0, 0 से कम होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसमें ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, और जितने हमको सॉल्यूशन मिलाना हो उतना मिला लो, पी टोटल इज ऑलवेज ग्रेटर, डॉट डॉट डॉट, जितने सॉल्यूशन मिलाना है, ऑल सॉल्यूशन, ऑल सॉल्यूट, ऑल सॉल्यूट, ठीक है, ये है। और जितना मैं पढ़ाया हूँ उतना बार बार रिवाइज करना है, और जितना हो सके उतना शेयर करें। और इस चैनल पे सॉल्यूशन का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 भी अपलोड होने वाला है, मतलब अपलोड हो जाएगा, पढ़ा दिया तो अपलोड तो करूँगा ही। और जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करें, ग्रो करवाएं, और जितना पढ़ा दिया हूँ बार बार उस चीज़ को रिवाइज करें, ठीक है। लंबा लंबा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितना पढ़ाया वो हद बेसिक से है। अगर 9-10 का भी बच्चा है, 11 का भी बच्चा भी जो एकदम नहीं समझ पा रहा है, वो भी मेरा लेक्चर देखा तो वो भी समझ जाएगा, ठीक है। बार बार रिवाइज करें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।